देखिए कि अभी बिहार जहां इलेक्शन होता है घुसपैठिए वहां आ जाते हैं। अब आप देखिएगा कि इलेक्शन आसाम में है, वहां जाकर कहेंगे कि इतने घुसपैठिया बांग्लादेश से घुस आए हैं, इतने लोग घुस आए हैं। सीमा हैदर की बात आती है तो वहां अभी आपने 6-7-8 महीने पहले देखा होगा जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ युद्ध और लड़ाइयां हो रही थी, जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि जो यहाँ लोग आए हुए हैं उनको वापस भगाएंगे, ये करेंगे। सीमा हैदर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्या इस देश के गृह मंत्री के ऊपर सवाल खड़े नहीं होते? वो SIR में उसका वोट नहीं कटेगा, उसको इस देश से वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। और जैसी परिस्थितियां देश में बनी हुई है, क्या लगता है मैम आपको विपक्ष उस तरीके से काम कर रहा है, काउंटर कर रहा है सरकार? विपक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अब बार बार राहुल जी को देख भी रहे होंगे, अब सुन भी रहे होंगे कि इतनी हारों के बावजूद भी 1% भी विपक्ष ने हार नहीं मानी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हार नहीं मानी है। राहुल गांधी जी आज भी उसी तरीके से और उसी एनर्जी के साथ खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। डंके की चोट पे क्या विपक्ष का नेता जिस तरीके से काम विपक्ष कर रहा है, आपको लगता है बीजेपी को हरा पाएगा? देखिए, जिस तरीके से आए दिन वोट चोरी के सबूत राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सामने रख रहे हैं, ब्राजील की मॉडल। अब देखिए किस तरीके से हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल जी ने ये बात रखी कि ब्राजील की मॉडल किस तरीके से वोट डाल रही है, किस फर्जी वोट, एक एड्रेस पे सैकड़ों वोट डल रहे हैं और किसी का भी फोटो लगा दिया जा रहा है कि एक एड्रेस पे सैकड़ों लोगों के वोट हैं। इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने सबूत रखने के बावजूद भी ईसी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहा है, खुद आकर के नहीं ये कह पा रहा है। उल्टा विपक्ष के नेता पे और विपक्ष पे प्रेशर बनाया जा रहा है। 272 करीब लोगों ने जो राहुल गांधी जी के खिलाफ लेटर लिखा है, आपने भी देखा होगा कि वो किस तरीके से बीजेपी से उनके तार जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि उनका खुद का क्या बैकग्राउंड रहा है। जो इनका जो हिंदुत्व वाला मुद्दा है, ये सब मुद्दों पे हावी हो रहा है। देखिए, लोग अगर हिंदुत्व का मुद्दा हावी होता ना तो इनको वोट की डकैती बिहार में करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो फीका पड़ता जा रहा है। लोग धीरे धीरे समझ रहे, धर्म का जो चूरन चटाया जा रहा है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम ऊंचे नीचे सभी वर्ग के लोगों का नुकसान हो रहा है। जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आए दिन कहीं भी कोई अटैक हो जाता है, कहीं भी कोई घुसपैठिया हमारे देश में घुस जाता है, वो सब चीजें लोग समझ रहे हैं। लेकिन इसी वजह से इन लोगों ने SIR के जरिए वोट काटना, बेईमानी करना, फेक वोट डलवाना, ये सब चीजें इसीलिए करी जा रही है क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बेअसर होता दिखाई दे रहा है। तमाम साधु संत अब सड़कों पर उतर गए हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। क्या संविधान नहीं, इसकी इजाजत देता है? तमाम साधु संत नहीं कह सकती मैं, लेकिन जो चंद जो शायद बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं या जिनको बीजेपी यूज कर रही है इस तरीके से, वो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बाकी कुछ समझदार लोग भी हैं जो जैसे स्वामी प्रेमानंद जी कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, ऊंच नीच की बात नहीं करते, हमेशा मानवता को आगे रखते हैं, मनुष्य हित की बात करते हैं, प्रेम सद्भाव की बात करते हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है मैम? आपको लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बन पाए? नहीं, संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता। और इस देश का जो खुद को एक सच्चा नागरिक जो खुद को मानता है, इस देश से जो प्रेम करता है, तिरंगे से जो प्रेम करता है, वो कभी नहीं चाहता कि ये देश अफगानिस्तान बने या ये देश श्रीलंका बने, ये देश किसी भी एक धर्म का राष्ट्र बने। तो क्या देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको मजबूत करके अपनी सत्ता का फायदा उठाया जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। और जो देश की संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देश की संस्थाएं जो हैं बार बार सारे PSUs हैं, सब कुछ लोकतंत्र के चारों स्तंभ में आप देख सकते हैं जो कहाँ खड़े हैं। नहीं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं कि उनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है देश में सर। अब आप देखिए ना, सबसे बड़ा दुरुपयोग तो और खिलवाड़ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है ना, लोगों के साथ, संविधान के साथ, लोकतंत्र की आत्मा के साथ। बिहार की हार को जिम्मेदार किसे मानती है? बिहार की हार सीधा सीधा वोट डकैती है और कुछ नहीं।
कोई और कमी नहीं रही है विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष की तरफ से हमेशा से थोड़ी बहुत कमी संगठनों में या रणनीति में सभी जगह होती है और वो कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से रही है। लेकिन इस तरीके की चीजें कभी नहीं हुई है जो चीजें अभी तो देखने को मिल आपको रही है। उम्मीद थी ऐसा रिजल्ट आएगा बिहार में जैसा नहीं, आया? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं तो कहती हूँ कि मुझे क्या, जो गोदी मीडिया उसको खुद उम्मीद नहीं थी। आपने भी देखे होंगे किस तरीके के आंकड़े दिखाए जा रहे थे और रिजल्ट बिल्कुल एकदम अलग ही आया है। मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या इसका कोई क्या क्या विपक्ष कुछ नहीं, कर सकता है? मीडिया बचा ही नहीं है, हाँ। इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। हम्म, आप देख भी रहे होंगे किस पायदान पे हमारा जब विश्व स्तर के मीडिया की बात करते हैं तो हम दिन पर दिन फिसलते जा रहे हैं। मीडिया हमारा निष्पक्ष रहा ही नहीं है, ना हमारा मीडिया निष्पक्ष रहा है, ना हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष रहा है, ना हमारा जुडिशरी सिस्टम निष्पक्ष रहा है। निष्पक्ष हमारे देश की संस्था निष्पक्ष नहीं जो रही। किसी के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमान जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। अब देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है कि वो इस तरीके की बात करते हैं, क्योंकि खुद के जो नेता हैं इनके सैकड़ों नेता जो आज विराजमान हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करूं या यूपी उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो आधे से ज्यादा लोग जिस उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो आप खुद भी वाकिफ हैं कि किस तरीके के भाषण हमारे खुद प्रधानमंत्री जी के होते हैं, एकदम निम्न स्तर। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री की भाषा शैली ऐसी नहीं रही है जितने निम्न स्तर के भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हैं, जिस तरीके के भाषण खुद योगी आदित्यनाथ जी के होते हैं। क्या मतलब सरेआम ये धर्म की, जाति की, ऊंच नीच की बात करते हैं, किस तरीके का, मतलब इतनी जहरीले जो इनके भाषण होते हैं वो खुद इनकी मानसिकता को दर्शाता है। न्यूयॉर्क में मुसलमान एक मेयर बन जाता है, लेकिन भारत में बीजेपी मुसलमानों को ना टिकट देती है ना उनको सांसद बनाने देती है। क्या दिक्कत है मुसलमानों से बीजेपी को? देखिए, दिक्कत यही है, सारा 80-20 का खेल है। जब 20% का दर दिखाएंगे तो 80% को एकजुट करके एक तरफा करके वोट लेते आए हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं अभी भी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि धीरे धीरे ये चीजें बेअसर हो रही है, वक्त के साथ साथ आगे और बेअसर होंगी। अभी है असर, लेकिन जो 2014 में जो असर था इनका शुरुआत में हिंदू मुस्लिम का, धीरे धीरे जनता उसको समझ रही है, धीरे धीरे वो असर कम होता जा रहा है। इसीलिए इन्होंने SIR को नया हथियार बनाया। बुलडोजर के निशाने पर है उत्तर प्रदेश में मुसलमान। जो तौकीर रजा साहब हैं उनके एक रिश्तेदार का मकान कल धराशायी कर दिया गया है। आखिर बुलडोजर से कब छुटकारा मिलेगा मुसलमानों को? देखिए, ये तो इस सवाल का जवाब तो सत्ता ही देगी कि ये ऐसा कब तक चलेगा, कब तक इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेंगे, छिन्न भिन्न करेंगे लोकतंत्र की आत्मा को, संविधान के साथ खेलेंगे, कब तक ये इनका रहेगा। बाकी विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ तो, और कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ, राहुल जी की सिपाही हूँ, तो हम अपनी तरफ से जो हमारी लड़ाई है उसको हम पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों के अंदर जान बनी हुई है, तब तक राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष आम जनता के लिए लड़ता आने रहेगा। वाले समय में यूपी चुनाव है, तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि आगे कुछ और होगा? क्योंकि जिस तरह से बहराइच में हुआ था, दंगे हुए थे। देखिए, आए दिन देश में कहीं ना कहीं दंगा फसाद तो हो ही रहा है। देश में हो क्या रहा है, दंगा फसाद जब कहीं इलेक्शन होते हैं तब दंगे होते हैं, कहीं कश्मीर में कोई दंगा हो जाता है, RDX आ जाता है हमारे देश में, कहीं हमारा लाल किले के पास ब्लास्ट हो जाता है दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले। तो इन चीजों को आप किस तरह देखते हैं? आज जब मीडिया को अमित शाह जी से सवाल करने चाहिए, नरेंद्र मोदी से सवाल करने चाहिए, बीजेपी से, सत्ता से सवाल करने चाहिए, लेकिन आज मीडिया वो काम कर नहीं रहा है। मीडिया आज भी विपक्ष की कमियां गिनाने में लगा हुआ है। तो मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, जो पब्लिक संस्थान है उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।